जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आजकल ना एक खबर चल रहा है कि वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बेंगलुरु में। तो आज मैं उसी के विषय में आज आप लोग को बताने वाला हूँ। वैसे क्या होता है पता है? पानी जब भी हम यूज़ करते हैं ना, उस टाइम हमें ये नहीं पता होता है कि हम लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं। ब्रश कर रहे हैं तो नल खुला हुआ है, नहाने जा रहे हैं तो झरना जो होता है उसे ऑन करके रखे हुए हैं। उस समय पता नहीं चलता है, लेकिन जब शॉर्टेज होने लगता है ना पानी का, तब असली पता चलता है कि पानी की कितना जरूरत है। अभी क्या हुआ, अभी एक न्यूज देखा मैंने। उसमें क्या हो रहा है कि करोड़ों की संपत्ति है, वो सोसाइटी ना पॉश एरिया है। बेंगलोर तो वैसे भी पॉश एरिया माना ही जाता है, लेकिन वो पूरा का पूरा सोसाइटी ही पॉश एरिया है। लेकिन पानी के लिए सभी लाइन में लगे हुए हैं, एक एक दो दो बाल्टी लेकर। चलो कोई नहीं, बताते हैं आज आप लोग को वाटर क्राइसिस के बारे में जो बेंगलोर में हो रहा है। तो बने रहिए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारी जल संकट खड़ा हो गया है। बेंगलुरु भारत का तीसरा सबसे बड़ा नगर और पांचवा सबसे बड़ा महानगर है, जहां की आबादी लगभग 1 करोड़ है। बड़ी बड़ी इमारतों, ठोस कॉलोनियों और चमचमाते सड़कों वाले बेंगलुरु के बोरवेल सूख गए हैं। बोरवेल मतलब जमीन से निकलने वाला पानी। कुछ कुछ इलाकों में तो लोगों को नहाने व कपड़े धोने तक की दिक्कत हो रही है। पानी की पीने तक की किल्लत हो रही है। आलम यह है कि पीआर नगर, व्हाइटफील्ड, मराठाहल्ली, बलिंदूर जैसे पोस एरिया तक इसकी चपेट में है। इन इलाकों में आरओ प्लांट पर लोग 5 रुपए देकर 20 लीटर पानी खरीद रहे हैं। हर रोज इस प्लांट पर सुबह 7 बजे से पानी के लिए लंबी लाइन लगनी शुरू होती है, जो महज 2 घंटों में बंद हो जाती है। यानी हालात ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली, मुंबई के झुग्गी बस्ती इलाकों में टैंकर के आगे लाइन लगने पर होती है। और अगर इन इलाकों में सुबह 9 बजे तक पानी नहीं खरीदा गया, तो पूरा दिन प्यासा रहना पड़ सकता है। हालत यह है कि लोगों की पानी की जरूरत पूरी करने के लिए बेंगलुरु वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड को एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है, जिसमें पानी की बर्बादी करने वालों को लंबा चौड़ा जुर्माना थमाया जा रहा है। होली के दिन 26 मार्च को 22 परिवारों पर लगभग 1.1 लाख का जुर्माना लगाया भी गया है। हालांकि इस हालत को भारत की हर कच्ची झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब लोग आसानी से समझ सकते हैं, पर मामला यहाँ अमीरों की कॉलोनी का आ बना है, जो महंगे 3-4 BHK अपार्टमेंट्स, काली चमचमाती सड़कों, सुविधाओं से लैस जगहों में रहते हैं। मगर सवाल यह है कि देश की इतनी हाईटेक सिटी, जो हर महीने में एडवांस कही जा सकती है, वहां पानी जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए लोगों को क्यों जूझना पड़ रहा है? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2001 के मुताबिक दुनिया के शीर्ष आईटी सेंटरों में ऑस्टिन, सैन फ्रांसिस्को और ताइपोई, जो ताइवान के बाद है, बेंगलुरु चौथे नंबर पर है। तमाम पीएसयू और कपड़ा उद्योगों ने शुरू से ही बेंगलुरु की अर्थव्यवस्था चलाने में भूमिका निभाई थी। आज भले वे वहां नहीं हो पा रहे, इकोनॉमिक सेंटर बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही हो। यहाँ तक कि आज एफडीआई के रूम में निवेशकों के लिए बेंगलुरु को भारत का तीसरा सबसे आकर्षित करने वाला शहर माना गया है। बेंगलुरु में 103 से अधिक केंद्रीय और राज्य अनुसंधान और विकास संस्थान हैं। पर मामला यह है कि जहां दुनिया भर के निवेशकों का निवास हो, जहां देश की आर्थिक तरक्की की नींव हो, वहां पानी की किल्लत मामूली बात नहीं हो सकती। सवाल यह भी है कि अच्छे सुंदर महानगरों के डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटी की अंधी दौड़ में हम कहाँ चूक कर रहे हैं कि इतनी मामूली जरूरत को भी देख भांप नहीं पा रहे। आखिर क्यों बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों को बनाने से पहले हम बुनियादी ढांचों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? और क्यों 21वीं सदी में भी दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसे शहरों में पानी की व्यवस्था सुगम नहीं बना पा रहे हैं? आज हर घर पानी पहुंचाना संभव ना हो, यह बात कतई नहीं मानी जा सकती। वो भी तब जब हमारे पास 2000 साल पुराने रोमन साम्राज्य का शानदार उदाहरण हो, जिन्होंने बिना आधुनिक तकनीक के
11 एडवाक्ट यानी जल सेतु बना डाले। यह जल सेतु सुरंग ब्रिज के माध्यम से शहरों में पहुंचे, जिससे 10 लाख नगर वासियों व आसपास के ग्रामीणों के हर घर में टेप वाटर पहुंचाया गया, वो भी बिल्कुल साफ सुथरा पानी। इन एक्वाडक्टों से न सिर्फ शहर का सौंदर्यीकरण हुआ, जिसमें शहर के बीच सुंदर बगीचे, फव्वारे, फूल व नहरें बनी, बल्कि इन जल सेतु के फोर्स से वहां के उद्योगों को एनर्जी मिली, जिसने वहां की अर्थव्यवस्था और साम्राज्य के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई। हैरानी यह है कि इनमें से कुछ एक्टॉट आज भी काम कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, 2000 साल पहले बिना आधुनिक मशीनी उपकरण, बुलडोजर, क्रेन, पहाड़ों को काटने वाली हेवी ड्रिल मशीन, बिजली के उपकरण की मदद से कैसे इतने बड़े लेवल पर यह तकनीक बनाई गई होगी। कैसे पहाड़ों में सुरंग खोदकर, ग्रेविटी का यूज कर पानी के लिए ब्रिज से रास्ता बनाने की सोची होगी। कैसे तो इतने बड़े ब्रिज बनाए गए होंगे। अंदाजा लगाइए, कैसे 100 किलोमीटर दूर से पानी को जल सेतु के माध्यम से शहर में लाया गया होगा। और यह पानी की सप्लाई सिर्फ रोम के लिए नहीं थी। लंबी शताब्दियों तक रोमन साम्राज्य बढ़ता गया। उसका यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और ऑस्टर्न एशिया का राज फैला। राज फैलने से उसकी संस्कृति, कैलेंडर, भाषा और तकनीक भी फैली। रोमन बिल्डर्स ने यह मॉन्यूमेंट्स और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेट ब्रिटेन और मोरक्को में भी बनाया, ताकि वहां के नागरिकों को साफ पानी मिल सके। इन उदाहरणों से समझें। फ्रांस में पहली शताब्दी में रोमन एक्वाडक्ट को पोंट दू गार्ड के नाम से जाना गया, जिसने दर्जनों मील से शहर में पानी पहुंचाया। स्पेन में सेवोगिया एडवोकेट 100 फीट ऊंचा और लगभग दूसरी शताब्दी में बनाया गया, जिसने नदी से लगभग 10 किलोमीटर दूर शहर में पानी पहुंचाया। सीरिया और जॉर्डन में रोमन साम्राज्य के बिल्डर्स ने गडारा एक्वाडक्ट बनाया, जिसने सुरंगों और पुलों के माध्यम से लगभग 90 किलोमीटर दूर शहरों में पानी पहुंचाया। इसने अब सूखे पड़े जल चुके जहाज से 10 शहरों तक पानी पहुंचाया। दूसरी शताब्दी में ट्यूनीसिया में जगोहान एडवोकेट ने प्राचीन कॉर्थेज शहर को 100 किलोमीटर दूर से पानी की आपूर्ति की, जिससे यह सबसे लंबे एक्वाडक्ट में से एक बन गया। हालांकि विशेषज्ञों ने रोमन जल सेतु प्रबंधन की प्रशंसा की, पर उनके द्वारा पर्यावरणीय कुप्रबंधन की आलोचना भी की, क्योंकि रोम का कचरा सीधे टाइबर में बहाया जाता था। किंतु उसके बावजूद यह अपने आप में उस समय का अजूबा से कम नहीं था, क्योंकि उस काल में इतनी दूर से पानी को शहरों तक लाना बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए सुरंगें खोदने से लेकर मजबूत पुल बनाने, जो आज भी मौजूद हैं, जैसे काम किए गए। इतने साल पहले जलेस्तु के ऐसे उदाहरण, जिन्होंने आम लोगों की पानी जैसे मूलभूत कमी को पूरा करने में भूमिका निभाई, बनाई गई। मगर आधुनिक युग में सारे संसाधन होने के बावजूद शहरों में पानी की किल्लत सोचने का विषय तो है ही। यह सिर्फ बेंगलुरु की बात नहीं, बल्कि दिल्ली, पटना, लखनऊ, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों की भी बात है। संयुक्त राष्ट्र ने इस साल के शुरू में चिंता जाहिर की थी कि भारत समेत 240 करोड़ की आबादी पानी की किल्लत से जूझ रही है, और यह संख्या आने वाले समय में और भी बढ़ेगा दोस्त। पानी को लेकर दिल्ली में भी जंग हर साल चलती ही रहती है। दिल्ली में भी पानी का कोई व्यवस्थित ढांचा नहीं है। बड़ी आबादी यमुना और जहां पानी का साधन नहीं, वो ग्राउंड वाटर पर जी रही है। मुख्य रूप से यमुना के पानी के अलावा दिल्ली में कुछ नहरों से भी पानी लिया जाता है, जैसे हरियाणा से निकलने वाली दो नहरें, दिल्ली सब ब्रांच और कैरियर लाइन कैनाल, जिसे हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है। इसके बावजूद हर साल गर्मियों में पानी का हाहाकार मचता है। समस्या यह कि जहां जहां पानी की समस्या है, वहां की सरकारें व प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। और यह बात साधनों से लैस देश, पके पकाए लोकतंत्र और पढ़ी लिखी आबादी के बीच घट रही है। जो चीज प्राचीन रोमन ने अपनी जनता के लिए की, वह करने की हिम्मत और कुवत सरकारों में बची नहीं है। हालत यह है कि
देश के पहले जल निकाय गणना में यह बात सामने आई थी कि भारत में लगभग 24 लाख जल निकाय हैं। इनमें 22 और भूजल पुनर्भरण रिचार्ज किए जाने वाले जल स्रोत भी शामिल हैं। वे भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इन जल निकायों से बचाया गया नहीं गया तो हालत बद से बदतर होने में देर नहीं लगेगी। बेंगलुरु का उदाहरण सामने ही है। ऐसे बहुत से शहर हैं जहां का पानी लगातार सूखता जा रहा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले की तुलना में बारिश की स्थिति हुई है कम, यानी बरसात कुछ गिने चुने दिनों में ही हो रही है और वो भी बहुत तेज और धुआंधार होती है। यह बहुत जरूरी हो गया है कि जहां भी जितनी भी बारिश हो रही है उसे बचाया जाए। जरूरी है कि सरकार इसमें पहल करे और इसमें क्षेत्रीय स्तर पर लोगों को सहयोग लिया जाए। चिंताजनक विषय तो है दोस्तों। पानी अगर नहीं रहा तो जीवन नहीं चलेगा पृथ्वी पर। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो आप लोग से अनुरोध है, पानी जरूर बचाएं। बारिश होती है तो उसको जरूर इकट्ठा करें बाल्टियों में या फिर एक हौद बना दें। पानी जरूर बचाएं दोस्तों, पानी जरूर बचाएं और सबको यही सलाह दें। जो भी आपसे मिले बातें करें सबको यही बोलें, पानी बचाओ, पानी बचाओ। जय हिंद दोस्तों।